स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो आप सभी लोग? सबसे पहले तो ये बता कि ये कौन से कार्टून का म्यूजिक था, बता यार। अरे वाह यार, कमेंट सेक्शन में शुरुआत हो चुकी है यार। अपने वाले लोग भी यही देखते थे विवेक भाई, देख रहे हो? देख रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। आज शायद गुरुवार को हमारी लास्ट क्लास थी, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 3 दिन के बाद हम मिल रहे हैं सोमवार को। और सोमवार को वही चैप्टर, वही पुराना अपना चैप्टर जो कि नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसका लेक्चर नंबर 5 आज पढ़ने जा रहे हैं। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें थोड़ा सा याद दिला दूं तो इस चैप्टर के 3 पार्ट्स मैंने बताए होंगे। पहला पार्ट यानी जिसमें पोटेंशियल की बात होगी, दूसरा पार्ट कि जिसमें कैपेसिटर की बात होगी, और इन्हीं दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए एक अलग सा टॉपिक, एक अलग सा पॉइंट जिसको कंडक्टर कहा जाता है। तो हम आज की क्लास में वही कंडक्टर को पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, वैसे डिंग डिंग, मैंने मेरा बोर्ड रिसेंटली चेंज किया ना, वो सेंस बोर्ड था और ये नोट बोर्ड है ना, नोट बोर्ड, इसको नोट बोर्ड बोलते हैं। तो एक आदत लग जाती है ऐसे ऐसे स्लाइड करने की, डिंग। ठीक है, तो स्लाइड चेंज कैसे होगी? स्लाइड चेंज ऐसे होगी। ठीक है सर, ये स्लाइड चेंज। तो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस पिछली क्लास में पढ़ा था। मैंने बताया था बेटा ये हॉट टॉपिक है दोस्त। ये कैसा टॉपिक है? ये एक हॉट टॉपिक है। ओके, और इसकी डेरिवेशन और यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। ओके, अरे यार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हें बताना भूल गया, लेकिन खैर छोड़ो, ये बताऊंगा तुम्हें। एक शानदार पॉइंट में, एक अजीब सा तो नहीं है, लेकिन काम का टॉपिक है, काम का टॉपिक है। छोड़ो, इसी से जुड़ा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, ठीक है, याद रखना। एक बार मुझे याद दिलाना कि यहां पर एक टॉपिक बाकी है, एक टॉपिक बाकी है। ठीक है, इसमें एक टॉपिक बाकी है। अब ऐसा नहीं है, वो मेरे दिमाग में रिसेंटली आया, मतलब उस क्लास में मैंने सोचा था कि वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो बताना है, लेकिन पिछली क्लास में शायद पता नहीं, मैं भूल गया हूँगा, भूला तो नहीं होगा, लेकिन वही हड़बड़ाहट होगी, तो उसको मैंने आज की क्लास में ऐड नहीं किया है। और वो अभी बताऊंगा तो आज की क्लास का टॉपिक छूट जाएगा, आधा रह जाएगा, और मैं जरा भी नहीं चाहता हूं कि आज की क्लास का टॉपिक इतना सा भी बच जाए, क्योंकि आज की क्लास में कंडक्टर शुरू करेंगे ना, कंडक्टर को समाप्त भी करेंगे। देखना दोस्तों, कंडक्टर क्या है, या कंडक्टर और इंसुलेटर आपने बहुत बार शब्द सुने होंगे। अब ऐसा नहीं कि कंडक्टर आपके लिए बहुत नई चीज है, ना 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 ना। क्या बोल रहे हो? केमिस्ट्री की भी क्लास चल रही है। सर की क्लास बैच में कैसे? भाई तुम 12th वाले हो ना? तुम 12th वाले हो ना? तुम 12th वाले हो ना? आर यू इन 12th और 11th? हो 12th वाले मतलब वही बच्चे जो 11th से 12th में आए हैं, तुमने जो बैच परचेस किए वो। ठीक है, तो 12th वालों बच्चों की 12th वाले बच्चों की 12th वाले बच्चों की फिजिक्स की क्लास है। ठीक है, 11th वाले बच्चों की केमिस्ट्री की क्लास होगी। तो गलती से शुरू हो चुकी होगी, मतलब इसमें क्या होगा कि साइट चलाने में भाई ने, क्लास शुरू करने में कुछ गलती कर दी होगी, तो शायद इस वजह से वो 12th में भी ओपन हो गई है। टेक्निकल ग्लिच होगा दोस्त, तो उसको थोड़ी देर के इग्नोर करो, या फिर वहां पर भी आपने ज्वाइन किया तो एक बार वहां पर लिख के आ जाओ सर मैम हम 12th वाले बच्चे हैं, तो 11th में वापस कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, हाँ, तुम्हारी फिजिक्स की क्लास है, 12th वालों बच्चों की फिजिक्स की ही क्लास है दोस्त। हाँ, हर बार की तरह सोमवार 5 बजे मिलेंगे, उसी टाइम पे, उसी समय पे, उसी दिन के साथ हम फिजिक्स की क्लास में। ठीक है मेरे दोस्त, ओके। अब कंडक्टर की बात करता हूं मैं। देखो, इधर उधर की बातें कुछ है आपके पास? अच्छा, कि वीकेंड में क्या किया था सर, यहां पर कुछ डिप्रेशन फील हो रहा है, कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा हो तो मुझे बता दो, कुछ मैं दो शब्द आपको सुना दूं, उसके बाद हम क्लास की शुरुआत करें। ऐसी कोई बात है कि जो आपके लिए आपको परेशान कर रहे हो, या आपके माइंडसेट को कुछ नेगेटिव एनर्जी दे रही हो, कुछ भी ऐसा हो तो यू कैन डिस्कस, आप बता सकते हो मुझे। वो बताने के बाद
या उस चीज पे डिस्कस करने के बाद हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे जरूरी होता है माइंडसेट। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, मैं कितने भी ज्यादा न्यूमेरिकल करवा लूं, मैं कितने भी ज्यादा क्वेश्चंस करवा लूं, लेकिन अगर वो ग्रास्प करने के लिए या उसको पचाने के लिए या उसी चीज को ऑब्जर्व करने के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो एनर्जी नहीं होगी, वो माइंडसेट आपके पास नहीं होगा, तो सब कुछ बेकार है। मेरा पढ़ाना बेकार है, आपका पढ़ना बेकार है। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू, मतलब सबसे जरूरी चीज क्या होती है? आपका माइंडसेट, आपका मेहनत करने का अप्रोच। तो अगर कोई तुम्हारे यहां पर संतुलन नहीं बन पा रहा है, तो कोई चीज हो कि जो तुम्हें परेशान कर रही हो, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं जितनी हो सके उतनी हेल्प करता हूं। टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा। न्यूमेरिकल्स डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूं साथ साथ कि न्यूमेरिकल की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाऊं। लेकिन बस ये है समस्या है कि मैं न्यूमेरिकल की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाने के लिए मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालूंगा और तुम्हारी ओर से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो क्या होगा? मतलब मुझे बस डर उस चीज का है, वरना मैं तो तुम्हें बेटा इतने न्यूमेरिकल करवा लूं, हर एक चैप्टर के 100 से न्यूमेरिकल करवा दूं। जब से मेरा जन्म नहीं हुआ तब से सीबीएसई ने कितने टाइप पे और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए हैं और कहां से पूछे हैं, कैसे बनाए, वो भी सब कुछ मैं बता दूं। लेकिन तुम्हारी ओर से वो जुनून आना चाहिए, वो जोर आना चाहिए, ठीक है? हाँ, बाकी बात है कि फॉर्मूला शीट कब अपलोड होगी? तो फॉर्मूला शीट आज के दिन में या कल के दिन में पक्का अपलोड हो जाएगी। कहां पर होगी? नेक्स्ट टॉपर साइंस वाले चैनल पे। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ऐड करूंगा उसको, और नेक्स्ट टॉपर्स वाले साइंस पे टेलीग्राम चैनल पे भी वो आएगी। साथ साथ हम उसको स्टोरी में भी मेंशन करेंगे। जिस बच्चे की फॉर्मूला शीट सिलेक्ट हो, वो कृपया करके अपना नाम लिख देना कि हाँ ये तो मेरी वाली शीट है, तो हम उसको पिन कर देंगे, या हम उसको मतलब जो भी लाइक कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं, जो भी कर रहे हैं वो करेंगे, ठीक है? हाँ, हाँ, तो मुझे बस वो है कि अभी तुम्हारा मोटिवेशन अगर कम हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन यही होता है, सीधा समझ ले बेटा। हर कोई शुरुआत में दम लगाता है, लेकिन जैसे जैसे हम राह पे आगे बढ़ते हैं लोग खड़ने लगते हैं। आपको भी पता है, कभी आपने माउंटेन चढ़ने की कोशिश की होगी तो वहां पर होता ही है कि शुरू में तो 5 के 5 लोग बोलेंगे कि हम चलेंगे माउंटेन चढ़ने के लिए, लेकिन उस 5 में से भी जब चढ़ने की बारी आती है या वहां जब पहुंचने की बारी आती है तो उनमें से एक लोग तो पहले कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना कर रही है, मेरा ये है, मेरा वो है, ऐसा करके। तो सिर्फ जाने में, डिसीजन लेने में एक लोग वहां पर खड़ जाता है, चढ़ना शुरू करोगे 2 लोग वहीं पर खड़ जाएंगे, अब इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता हूं। तो जैसे जैसे जीवन में या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में या किसी भी तरह के आप आगे बढ़ रहे हो, तो वैसे वैसे लोग साथ से छूटते जाएंगे। आपको भी ऐसा लगेगा कि यार कहीं मैं अकेला तो नहीं रह गया। लेकिन ठीक है, तुम अच्छे काम के लिए जा रहे हो, तुम अच्छी प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो, तो तुम्हें अकेला भी अगर आगे बढ़ना पड़े तो बढ़ना चाहिए। चाणक्य जी की एक बहुत अच्छी लाइन है इसके बारे में कि मतलब तुम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो और तुम सही रास्ते पे चल रहे हो, तुम्हें विश्वास है अपने ऊपर, और तुम्हारे मतलब तुम एक सफलता के, तुम एक सच्चाई के, तुम एक सही रास्ते पे हो, तो आसपास वाले अगर या तुम्हारे साथी रिश्तेदार कितने भी नजदीकी दोस्त हो, लेकिन वो भी तुम्हारा साथ छोड़ दे रहे हैं, तो जाने दो। सबको बोल दो, हाँ, सबको बोल दो वही कि भाई मैं तो बढ़ूंगा। तो हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त का बैकलॉग बन गया और तुम्हें भी यार ठीक है आराम से कर लेंगे। तुम्हारा दोस्त ऐसे कि फिजिकल यहाँ ऑफलाइन ट्यूशन से कवर कर लेंगे, वहां से कर लेंगे, ये यहाँ पर सिलेबस पीछे चल रहा है वहां से कर लेंगे, या लास्ट में वन शॉट देख लेंगे। बेटा मैं बिलीवली मतलब एक बहुत श्योरिटी के साथ ये बात बता रहा हूं कि जो प्रारंभ की ये बैच शुरुआत से जो शुरू हुई ना, अभी शुरुआत से, उसमें हर एक पॉइंट को डिटेल में जाके समझा रहे हैं, बहुत डिटेल में जाके समझा रहे हैं। तो अभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे यार कभी कभी तो बहुत डिफिकल्ट चीजें आ जा रही, वो आएगी क्योंकि बहुत डीप में जाके चीजों को समझाया जा रहा है। अब वहीं मैं तो बोलूंगा बेटा प्रारंभ अभी 2.0 लॉन्च होगा, तब वहां पर भी बोलूंगा कि आ जाओ लो वापस सब कुछ शुरुआत से शुरुआत करेंगे, बहुत बेसिक से बताऊंगा। लेकिन तुम्हें क्या पता है कि वो हर एक चीज में वहां पर डीपली पढ़ा पाऊंगा? नहीं, उतना समय नहीं होगा बेटा, उतना समय नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, वन शॉट में भी 3 घंटे में मतलब ऐसा होगा कि वो तुम्हें क्लियर कट हर चीज बता देगा तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन क्या यहां पर जितनी डीप लेवल में बता सकता हूं उतना वहां पर बता सकता हूं? कदापि नहीं दोस्त। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में कितने डीप लेवल पे गए हैं, और उसके भी बहुत सेशन मैंने प्लान कर रखे एक्स्ट्रा में। ठीक है, बहुत सारी चीजें प्लान कर रखी है। और भी मतलब एक सीबीएसई ने एक क्वेश्चन भी कहीं से पूछ लिया ना, वो भी खोद के मैं ला रहा हूं कि बेटा यहां से एक टॉपिक पूछा गया, मतलब इस टॉपिक से पूछा गया जो एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन वहां से टच करता हुआ क्वेश्चन, हर एक चीज तुम देखोगे यहां पर।
लेकिन तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम बहुत सही टाइम पे भागे हो। तुम हमारे मतलब ऐसा समझ लो कि तुम जड़ से जुड़े हुए बच्चे हो। तुम्हारे पास समय भी है, तुम्हारे पास ताकत भी है, सही डायरेक्शन भी है और सही टीचर्स भी तुम्हारे साथ है। बस कमी है उस मेहनत की, कमी है उस माइंडसेट की। वो माइंडसेट भी तुम्हारे पास है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते वैसे वैसे धीरे धीरे वो ढीला होता जाता है, वो ढीला होता जाता है। तो उस पर पकड़ बनाओ दोस्त, उस पर पकड़ बनाओ। अगर समय के साथ साथ तुम्हारे माँ बाप ने ये सोच लिया होता कि ये तो अब नहीं पढ़ पा रहा है, फेंक दो इसको, नहीं पढ़ाएंगे इसको आगे, तो क्या होता? उनके लिए भी तो तुम मोटिवेशन हो। जैसे जैसे तुम किड स्कूल से आगे बढ़ो 9th-10th में, फिर 11th-12th में, उनको भी तो विश्वास है कि कुछ अच्छा करेगा या अच्छा करेगी। उन्होंने तो कभी अपना डीमोटिवेशन मतलब कभी तो मोटिवेशन को कम नहीं होने दिया। उन्होंने तो हमेशा सोचा है कि तुम अच्छे पढ़े लिख के आगे बढ़ो। तो वहाँ कहीं उन्होंने भी ऐसी चीज़ नहीं सोची है। तो तुम क्यों सोच रहे हो? तुम्हारे पास तो एक ही साल है। एक साल 365 दिन, 365 दिन में जितना कर सके हो उतना करो। एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस दिन तुम्हें लगे कि आज मैंने पढ़ाई नहीं की है, इस दिन मेरा मतलब कुछ मैंने किताब हाथ में नहीं ली है, या इस दिन मैंने लेक्चर कोई नहीं देखा है। बेटा लगा दो अपना दम, लगा दो अपना दम, ठीक है? हाँ, बाकी हाँ, मैं मतलब ऐसा सोच रहा हूँ कि तुम पहले क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर लो, फिर मैं डाउट सेशन एक अच्छे से लूंगा, डाउट सेशन अच्छे से लूंगा। और साथ साथ आपने देखा होगा कि इस साल मैं इस चीज़ पे भी एक्टिव हो चुका हूँ कि इंस्टाग्राम पे कोई भी मुझे क्वेश्चन शेयर करता है, मतलब देखो सीधी सीधी सी बात बताता हूँ, रोज मैं देखता हूँ कम से कम मेरे पास 30 से 40 मैसेज ऐसे पड़े हुए होते हैं, 30 से 40 मैसेज कि जिसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन शेयर होता है, कोई ना कोई दिक्कत स्टूडेंट की होती है। तो मैं जितना भी रात को या किसी भी समय पे फ्री रहता है तो उस समय पे मैं बता देता हूँ, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम चैनल पे कि ये चीज कर लो, ये कर लो। लेकिन हर एक को उसी दिन में मैसेज कर पाऊं या रिप्लाई दे पाऊं, वो थोड़ा मुश्किल काम रहता है। तो ऐसा नहीं है दोस्त कि मैं सब कुछ तुम्हें बता पाऊंगा एक ही दिन में, लेकिन हाँ मतलब मैं जितना भी फ्री होता हूँ, जिसका समय निकाल पाता हूँ, उस समय में मैं गाइडेंस या जो भी क्वेश्चन अगर सोल्व करके देना तो मैं वो भी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो इस साल मैं उसमें भी एक्टिव हो चुका हूँ। पिछले साल तो ठीक था कि मैं इंस्टाग्राम को लाइटली ले रहा था कि ठीक है हम क्लास में पढ़ रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन वो भी साथ साथ करते जा रहा हूँ, ठीक है? बाकी डरना नहीं दोस्त, मैं हूं ना तुम्हारे साथ यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देख मेरे दोस्त, पहली बार तुम्हारा 12th है, मेरा 12th पहली बार नहीं है दोस्त। मेरे मुन्ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। मेरे छोटे भाई बहन हो, मुझ पर विश्वास करते हो ना, मुझ पर विश्वास करते हो ना। फिजिक्स की एग्जाम आएगी, तुम्हें डर नहीं लगेगा। डर हल्का वाला जो लगता है वो ठीक है कि एक एग्जाम आने वाली, बड़ी एग्जाम आने वाली, लेकिन तुमने इतनी इनफ प्रैक्टिस कर रही होगी, तुम बोलोगे कि निकाल ले जहां से पेपर निकालना है, पूछना जहां से जो पूछना है, ठीक है? ओके, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं कंडक्टर्स से। कंडक्टर्स आज बेटा लेक्चर नंबर 5 है, याद रखना। इसके 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। 4 लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है? तो हमने ज्यादातर बातें पोटेंशियल की पढ़ी है, ज्यादातर बेटा पोटेंशियल के बारे में बात की है। पोटेंशियल के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत सारी बातें कर ली, इस पर बहुत सारे डेरिवेशन वगैरह वगैरह कर लिए। तो किसी के अगर ये सेशंस बाकी हो तो उसको पढ़ना, फिर ही आज की क्लास शुरू करना। हालांकि आज का टॉपिक इससे ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब कुछ कुछ बात कनेक्ट होगी और तुम्हें लगेगा कि हमें समझ में नहीं आया। और अगर बैकलॉग लगे हैं तो अभी स्कूल शायद चालू नहीं हुई होगी, अगर हो गई हो तो बता दो मुझे। मेजरली की स्कूल चालू नहीं हुई होगी तो किसी भी तरह से तुम टाइम बचा सकते हो। दोपहर को थोड़ा सोने की एक्टिविटी, सोने का काम मतलब समय बचा लो। सुबह थोड़ा आप 7 बजे 8 बजे उठते हो तो उसको थोड़ा जल्दी कर लो, आधा पौना घंटा धीरे धीरे जल्दी कर लो, हो जाएगा। अभी के लिए आपको मतलब उतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, बैकलॉग। हाँ, शुरुआत के 3 चैप्टर तक मैं तो ऐसा मानता हूँ कि शुरुआत के 3 चैप्टर तुम मेरे साथ साथ चलो, फिर तुम्हें रिदम आ जाएगी कि हाँ कैसे करना है, क्या करना है, किस हिसाब से आगे बढ़ना है। बस शुरुआत के 3 चैप्टर, और 3 चैप्टर मेरे साथ साथ चलोगे, तुम्हें ये अनुमान हो जाएगा, तुम्हें ये फील होने लगेगा कि अरे यार मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कर लिए, बहुत सारे कंसेप्ट मेरे पहले से क्लियर कट है, ठीक है? हो गए स्कूल स्टार्ट, ठीक है? लेकिन कोशिश करना उस स्कूल के बीच में भी तुम जितना समय निकाल पाओ उतना समय निकालना, ठीक है? वैकेशन चल रहा है, बहुत सारे बच्चों का वैकेशन भी चल रहा है और बहुत सारे बच्चों का मतलब स्कूल चालू भी हो गई है, ठीक है? समर वेकेशन चल रहा है। हाँ, ठीक है, नो इश्यू। लो आगे बढ़ो। आज का टॉपिक बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा कंडक्टर, बहुत प्यारा टॉपिक है कंडक्टर। किस किस को पता है कंडक्टर क्या होता है? सबको पता है सर, बच्चों को पता है, गली गली मोहल्ले में सबको ये पता है। क्या? गली गली सिम सिम। अरे ये नहीं बेटा, गली गली सिम सिम नहीं। कंडक्टर क्या होता है वो सबको पता है सर। ये एक ऐसा मटेरियल है कि जो अलो करता है इलेक्ट्रिसिटी को,
अलो करता है इलेक्ट्रिसिटी को। सिंपल सी बात है, इंसुलेटर की जैसे ये लकड़ी हो गई बेटा, रबर हो गया, ये ऑयल हो गया, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता। मतलब मैंने एक तार यहां से पकड़ा, एक तार ऑयल में डुबला, दूसरा तार ऐसे ऑयल में, सर्किट को पूरा किया, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ठीक है सर। अब मतलब ऐसा समझ लीजिए, ये बैटरी डिंग 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 डिंग, एक बड़ी बैटरी लगाता हूँ, मजा तभी आएगा जब बैटरी बड़ी हो। मजा तभी आता है जब बैटरी बड़ी हो। चुक टिचुक टिचुक टिचुक, बैटरी बड़ी हो। ठीक है। अब इसका एक तार यहां, एक तार यहां। अब बारी बारी से हम यहां पर इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे। देखो बारी बारी से हम यहां पर इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे। जैसे कि मैंने इसका एक पॉइंट है बेटा, एक वुड से, इन दोनों के बीच में अगर वुड लगा दिया तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। बड़ा डंडा मतलब पॉजिटिव, छोटा डंडा मतलब नेगेटिव, बड़ा डंडा मतलब पॉजिटिव, छोटा डंडा मतलब नेगेटिव। अगर वुड लगाएंगे बेटा पास नहीं होगी, इसीलिए तो इसको इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर बोलते हैं। अगर रबर लगाऊंगा पास नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी, अगर ऑयल लगाऊंगा पास नहीं होगी। लेकिन या तो मैं सिल्वर, मतलब कोई भी मेटल लगा लूं, सिल्वर के ऊपर सोनू, सोनू सोनू क्या, गोल्ड, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। इनमें से कोई कंडक्टर लगा दूं तो मैं इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। सी वाटर भी याद रखना बेटा, ये भी एक कंडक्टर है, एग्जांपल याद रखना। अब मैं दिमाग में मतलब तुम्हें सोचने पे मजबूर करता हूं दोस्त, तुम्हें सोचने पे मजबूर करता हूं। देखो बताना मुझे कि मैं नहीं बेटा, मैं तो बहुत समझदार इंसान हूं, लेकिन मान लीजिए कि मेरा दोस्त जो गोलू है वो समझदार नहीं है, हालांकि वो भी समझदार है, जब दिखानी होती है तभी नहीं दिखा पाता है। ठीक है, बता, ये गोलू ने एक तार ऐसे पकड़ लिया और दूसरा तार ऐसे पकड़ लिया, बता क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? अरे सोनू नहीं बेटा, सोनू नहीं था, वो गोल्ड बोलने जा रहा था, सोना बोलने जा रहा था, इस वजह से सोनू बोला गया। बता बेटा ये गोलू इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा कि नहीं करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा कि नहीं करेगा? क्या कहना है तुम्हारा, क्या कहना है तुम्हारा? इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो कंडक्टर। ठीक है, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो कंडक्टर। गोलू के चिथड़े उड़ जाएंगे दोस्त, गोलू के चिथड़े उड़ जाएंगे बेटा, अगर हाई अमाउंट पे यहां पर वोल्टेज वाली बैटरी लगाई होती तो। ये तो सिंपल बैटरी लगाई है मैंने, ठीक है, बड़ी बैटरी नहीं लगाई है, लेकिन एक यहां से हो जाता है ये, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो कंडक्टर। अब मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा है, क्या पता है? सी वाटर को मैंने, सी वाटर मतलब जिसमें नमक वाला पानी हो अच्छे से, मतलब वहां पर आयनाइजेशन, वहां पर आयंस है, उस वजह से करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इस वजह से एक अच्छा खासा कंडक्टर है। लेकिन मैं तुम्हें यह पूछता हूं, देखना जनता जनार्दन, एक क्वेश्चन पूछता हूं, सी वाटर कंडक्टर है? जी है, 100% सही बात है। लेकिन बता, जब बिजली गिरती है कभी, समंदर में बिजली भी तो गिर सकती है, समंदर में बिजली भी तो गिर सकती है ना? हाँ। या फिर समझ ले कि किसी ने 230 वोल्ट का एक वायर लिया और पानी के अंदर डुबो दिया इस सी वाटर में, तो क्या अंदर की मछलियां हैं वो मर जाएगी? क्या होगा? समंदर में तो बहुत सारी मछलियां हैं, शार्क है, शार्क टैंक है, बहुत सारी चीजें हैं ना, तो क्या वो सब मछलियां मर जाएगी? जितने भी अंदर रहने वाले वो सब मर जाएंगे? क्या होगा यार, जरा सोच के बताना, एक बार रिसर्च करना। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा है, एक यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है, क्या कि अगर इस मतलब समुद्र में देख होता है ना कोई बेटा, जैसे इस दुनिया में शक्तिमान है वैसे किल्विश भी है, तो किल्विश जैसे इंसान होंगे, और मैं तो वायर बना के जाऊंगा, फट करके समंदर में डाल के आ गया, क्या बिजली हुई? बिजली का करंट भी बेटा उस समंदर पे टच हुआ होगा, तो क्या वहां पर अंदर जितने भी जलचर प्राणी है, एनिमल्स है, मतलब जो भी पानी के अंदर जितनी भी मछली है, क्या उन सबको शौक लगेगा और मर जाएगी? हालांकि ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, हमने ऐसा सुना नहीं है, बड़े लेवल पे समंदर में तो नहीं सुना है, लेकिन अगर मर जाएगी, नहीं मरेगी, क्या लॉजिक है इसके पीछे का, साइंस क्या, एक बार सोच के बताना मुझे। या मतलब मैं तो बताऊंगा, लेकिन तुम्हें एक टास्क दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैंने एक टास्क दिया है, एक क्वेश्चन का टास्क दिया है, इसको बाद में रिसर्च करके लाना। ऐसे हवा में बात मत करो, इसको सोचना, आराम से सोचना, फिर मुझे बताना, ठीक है, कल की क्लास में। खैर छोड़ो, तो हमने ये बड़ी बड़ी बातें पढ़ी है, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो कंडक्टर। अब आज हम कंडक्टर की बात करने वाले हैं, लेकिन याद रखना कि कंडक्टर की बेसिकली प्रॉपर्टी याद रखना कि कंडक्टर के पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब मैं सिलेबस पे आ जाता हूं, ठीक है, कंडक्टर के पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? देखो, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन जो एटम के साथ बंधा हुआ है, एक होता है एटम की जो
एक होता है इलेक्ट्रॉन की जो एटम के साथ, एटम के अंदर बंधा हुआ है, एटम पे बंधा हुआ कि एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जो लास्ट ऑर्बिट में रहते हैं ना, वैलेंसी वाले लास्ट ऑर्बिट में, उनमें से कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन लूज बाउंड की वजह होने की वजह से, सुनना मेरी बात को ध्यान से, लूज बाउंड होने की वजह से छोड़ के भाग जाते हैं अपने एटम को। अब कहां भाग के जाते हैं? तो उसी कंडक्टर पे रहते हैं दोस्त, उसी कंडक्टर पे रहते हैं, जैसे कि इसी कंडक्टर पे है, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना दोस्त, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इस सरफेस पे कहीं भी आ जा सकते हैं, भाग सकते हैं, आ जा सकते हैं, भाग सकते हैं, ठीक है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इस पूरी बॉडी में कहीं भी आ जा सकते हैं, भाग सकते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या सरफेस के बाहर भाग सकते हैं? जरा भी नहीं दोस्त। ये मेटल पे, इस कंडक्टर की सरफेस पे कहीं भी भाग सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन ये सरफेस छोड़ के भाग नहीं सकते, ठीक है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें अच्छी खासी कंडक्टिविटी मिलती है, अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। कैसे दोस्त? देखो, इसके पास रहे ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, हमने यहां से दिया करंट, बहुत सारा करंट, यहां से वोल्टेज सप्लाई किया, तो अब यही करंट है दोस्त, इलेक्ट्रॉन, ओ एनर्जी आ रही है, आओ दोस्तों काम पे लग जाओ, एनर्जी आई, तो एनर्जी को लेके ढंग 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 लेके ये आगे भागेंगे, लेके ये आगे भागेंगे, आगे पीछे भागेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं, करंट, क्योंकि करंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या काम करते हैं? वोल्टेज को लेकर, एनर्जी को लेकर ढक 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 भागने का काम करते हैं। मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी में सबसे बड़ा योगदान कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है। एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही यहां पर इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलती है। तो अब सारी कहानी इस फ्री इलेक्ट्रॉन की रहने वाली, ध्यान से सुनना मेरी बात, आज सारी कहानी इस फ्री इलेक्ट्रॉन की रहने वाली, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करने वाले हैं डिटेल में, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज बताता हूं, यहां पर कंडक्टर की ढेर सारी प्रॉपर्टीज में बताता हूं। क्या है, क्या है? नंबर 1, यहां से क्वेश्चन आएंगे, देखना ध्यान से, क्या कंडक्टर ऑलवेज अलाउज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस थ्रू देम। ये कंडक्टर है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को अलाउ करेगा भागने के लिए, भागने के लिए, जैसे कि भागने, देखना भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से, देखना मेरी बात को ध्यान से समझना। क्या 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 कि ये कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। अब मैंने बाहर से चार्ज क्यों दे दिया, बाहर से चार्ज क्यों दे दिया? तो यही चार्ज है बेटा, ये फ्लो करके सरफेस पे आ जाता है। ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है ना दोस्त, ये क्या करेगा? ये अंदर वाले चार्ज को, जब पूरा का पूरा भरा हुआ तब की बात है, डिंग 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 डिंग, कंडक्टर की बात है, ठीक है। अभी हम पूरा भरा का भरा ले रहे हैं, भरा का भरा, धरा का धरा नहीं बेटा, भरा का भरा है, ठीक है, धरा का धरा नहीं है, भरा का भरा है, ठीक है। तो ये सारे चार्जेस ऐसे उड़ के डिंग 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 सरफेस पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम पानी, एक वाटर का ड्रॉप लेते ना बेटा, उसके ऊपर चार्ज देते तो उसकी रेडियस बढ़ती, याद रखना। मैं अगर पॉजिटिव चार्ज दूं या नेगेटिव चार्ज दूं, ठीक है, मैं अगर पॉजिटिव चार्ज दूं या नेगेटिव चार्ज दूं, ये सारा चार्ज बेटा कहां पर आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा और इसकी रेडियस बढ़ेगी। तो एक तरीके से क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि ये क्या है? वाटर ड्रॉप। ये क्या है? वाटर ड्रॉप। क्या है? वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप। इसके ऊपर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज दूं, इसके ऊपर मैं पॉजिटिव चार्ज क्यों दूं, पॉजिटिव चार्ज क्यों दूं? तो बताइए बेटा, इसकी रेडियस बढ़ेगी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, इसकी रेडियस घटेगी। ऑप्शन सी, इसकी रेडियस कांस्टेंट रहेगी, क्या होगा? या ऑप्शन डी, जय बाबा की, जय बाबा की। तुम्हें क्या लगता है? जय बाबा की। ठीक है, दोनों केस में अगर नेगेटिव चार्ज होता तो, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते तो बेटा सेम प्रोसेस, अगर पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट करोगे, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव दूर दूर भागने की कोशिश करेगा, इस वजह से रेडियस को बढ़ेगा। सेम यहां पर नेगेटिव चार्ज दोगे तो बेटा यहां नेगेटिव चार्ज बिछेगा और सरफेस को बढ़ाने की कोशिश करेगा और एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेगा, तब भी आंसर सेम ही आएगा, रेडियस को बढ़ाएगा, रेडियस को बढ़ाएगा, रेडियस इंक्रीज होगी। दोनों केस में घबराना नहीं है, छोटी सी बात है, इस पर क्वेश्चन भी छोटा सा हल्का सा कोई कंसेप्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, तो घबराना नहीं दोस्त, मैं हूं ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी समझी। अब पहली प्रॉपर्टी ये थी क्या? हाँ पहली प्रॉपर्टी थी, तो इसका दूसरी प्रॉपर्टी में नाम आएगा ना, हाँ ठीक है। मुझे आगे यहाँ पर 2 लिखना चाहिए, हटा देता हूँ। देखो एक बहुत प्यारी बात बताता हूँ, बहुत प्यारी बात बताता हूँ, सुनना मेरे साथ साथ, सुनना मेरे साथ साथ। यहाँ पर बता दिया गया है
कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, घबराना नहीं बेटा, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा फैंसी वर्ड में लिखा है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ओह जीरो इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। किसने बोला? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। ठीक है यार, चलो मान लिया, चलो मान लिया, ठीक है। लेकिन भाई जानने की उत्सुकता किसको नहीं होती? हर किसी को होती है, हर किसी को जानने की उत्सुकता होती है। ये तो तब ना जब आपने कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं की है। अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करूं तो क्या होगा? अगर मैं ऐसे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करूं तो तब क्या होगा? देखना ध्यान से, अगर मैं यहां पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करूं तब क्या होगा? अगर मैं यहां पर ऐसे एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करूं तब क्या होगा? लो, ये मैंने लगा दी नेट एक्सटर्नल फील्ड, ये ई एक्सटर्नल, यहां पर एक्सटर्नल फील्ड जीरो नहीं है, एक्सटर्नल फील्ड जीरो नहीं है, कुछ तो है, कुछ तो है बेटा एक्सटर्नल फील्ड। तब क्या होगा? तो अब सबको ये चीज पता है कि इलेक्ट्रॉन के मतलब कंडक्टर के पास क्या है? ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, ये रहे ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, माइनस 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 माइनस। एक बात मुझे बता, क्या ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस माइनस चार्ज पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? यस और नो। मैं इसका रीजन बताता हूं, समझ रहा? लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। ये एक्सटर्नल फील्ड आई, इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा। लगेगा तो कौन सी डायरेक्शन में? सर 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 सर, अरे बोलना, आगे बोल। सर एक्सटर्नल फोर्स मतलब ये जो फोर्स अप्लाई होगा ना, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट फोर्स, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई इंटू ई एक्सटर्नल। तो ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है यार, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। माइनस साइन है, माइनस साइन होने की वजह से क्या सारे इलेक्ट्रॉन उठ उठ के इस तरफ आ जाएंगे। हाँ यार, और यहां से खाली हुए, देखो प्रोटॉन कहीं से उछल के आए नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक तरफ चले गए हैं। याद रखना, जहां पर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन जहां कहीं से चले गए, वहां पर पॉजिटिव चार्ज के जैसा बिहेवियर आ जाएगा। एक्चुअल में होता नहीं है, एक्चुअल में होता नहीं है। तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, डिंगी डिंग डिंगी डिंग डिंगी डिंग। क्या तुम्हें बात समझ आई कि बाहर की डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड ऐसे हैं और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अपनी एक अलग फील्ड बना लेगा, अपनी एक अलग फील्ड बना लेगा, अपनी एक अलग फील्ड बना लेगा, अपनी एक अलग फील्ड बना लेगा। इस फील्ड को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इंड्यूस्ड, आगे भी डिटेल में पढ़ाऊंगा, इस फील्ड को इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और कंडक्टर के लिए, खास करके कंडक्टर के लिए, इसकी वैल्यू होती है एक्सटर्नल तुम जितनी लगाओगे उसके इक्वल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड, और नेट लिखेंगे हम जीरो मिलेगी। नेट इनसाइड, ठीक है, नेट इनसाइड जीरो मिलेगी। क्या समझ आया? क्या समझ आया? पक्का? अब ये तो आपने बताया है, ये तो आपने बताया है, ये तो आपने बताया है दोस्त, ये तो आपने बताया। सर इसको लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए एक पूरा प्रॉपर फॉर्म लाया हूं, देखना पूरा प्रॉपर फॉर्म लाया हूं। कैसे लिखना है इसको, कैसे लिखना है इसको, बहुत प्रॉपरली लिख के लाया हूं यही चीज, क्योंकि यहाँ कंडक्टर से ना कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। उस क्वेश्चन को कैसे लिखना है पढ़ता भी जा रहा हूं, साथ साथ समझाता भी जा रहा हूं। सुनना, ऊपर प्रॉपर्टी सेम टू सेम है, बस कैसे लिखना है। तो वी नो दैट द कंडक्टर कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सही बात सर। इन विच द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस अ ड्रिफ्ट फोर्स, एक फोर्स फील करता है, ठीक है सर। इनसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्फ, ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है, ये देखो ना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ओके सर। ये डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद सच अ वे दैट द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो।
मतलब पहले एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो जीरो था ही था, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम बाहर से अप्लाई भी कर दोगे तो कंडक्टर इसको अपोज करेगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो ही होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो ही होगी, जीरो ही होगी। क्या समझ आया? क्या समझ आया? हाँ, समझ में आया? पक्का? ध्यान से देख, ध्यान से देख। ये दूसरी प्रॉपर्टी, हालांकि पहली प्रॉपर्टी नहीं थी, वो तो बस बता दिया था एक पॉइंट, लेकिन क्या समझ आया? शानदार, शानदार, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी के लिए तुम बस यही दिमाग में रखो, हमें बाकी किसी की चिंता नहीं लेनी है। तुम छोड़ो घर वाले की चिंता, तुम छोड़ो बाहर वाले की चिंता, तुम छोड़ो तुम्हारी दोस्त की चिंता, तुम छोड़ो तुम्हारी दोस्त की उसकी चिंता, तुम्हें सिर्फ कंडक्टर की ओर देखना है, मेरी ओर भी नहीं, सिर्फ कंडक्टर। बाकी सब कुछ छोड़ दो, अभी कंडक्टर की बात है। कंडक्टर ज्यादातर मेटालिक स्फीयर होगा या मेटालिक शेल होगा, ठीक है, इसकी बात ही करेंगे। ओके ओके, तीसरा पॉइंट हमारे सामने है। तीसरा पॉइंट समझना, मैं पहले बस बात बताता हूं, उसके बाद इसका कारण भी बताता जा रहा हूं। पहले बात बताता हूं, फिर इसके बाद उसका कारण भी बताता चलता हूं, ठीक है। क्या है पॉइंट अपने पास कि जस्ट आउटसाइड द सरफेस, ये कंडक्टर की आउटसाइड द सरफेस, ये कंडक्टर डिंग 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 डिंग, ये कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर डिंग 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 डिंग, ये कंडक्टर, ये कंडक्टर की ओए मस्ती नहीं गोली बेटा, ठीक है, कंडक्टर की जस्ट आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम अप्लाई भी करते हो ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं कि सीधे ही चली जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी पता है कि मुझे कंडक्टर के पास जाना है ना, तब 90 डिग्री पे मुड़ना पड़ेगा, तब 90 डिग्री पे मुड़ना पड़ेगा, तब 90 डिग्री पे मुड़ना पड़ेगा। क्या ये देखो, ऐसे सीधे जा रही थी लेकिन थोड़ी मुड़ जाएगी, ऐसे जा रही थी लेकिन थोड़ी मुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हर जगह पे ये एंगल 90 डिग्री बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री जितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री जितना एंगल बनाएगा। क्या समझ पा रहे हो? इसको ध्यान से सुनना। क्या 90 डिग्री जितना एंगल बनाएगा। तो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ही। अरे यार, इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ही है, इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ही है। यहां पर लिख देता हूं, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू जीरो। लेकिन ये जीरो क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया होगा जो इसको खा रहा होगा थोड़ी देर के लिए। लेकिन छोड़ो, नेगेटिव चार्ज भी तुम तो छोड़ो, तुम तो बस याद रखो ये कितना डिग्री एंगल बनाएगा। यहां पर हर जगह पे 90 डिग्री, हर जगह पे 90 डिग्री, हर जगह पे 90 डिग्री, हर जगह पे 90 डिग्री। तो सरफेस पे बेटा ये 90 डिग्री एंगल बनना जरूरी है, सरफेस पे 90 डिग्री एंगल बनना जरूरी है। क्यों बनना जरूरी है उसके पीछे का रीजन यहां पर बताता हूं। क्यों बनना जरूरी है उसके पीछे का रीजन यहां पर बताता हूं। क्यों बनना जरूरी है उसके पीछे का रीजन यहां पर बताता हूं, देखना ध्यान से। अरे ये तो बेटा ऐसे ही जलज, बेटा जलज ऐसे ही ड्रॉ कर दिया है, ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, रफली ड्रॉ किया है। लेकिन क्यों बनाएगा उसका रीजन यहां पर दे रहा हूं ना, लिख के भी आएगा पीछे, लेकिन एक बार अच्छे से समझ लो। यहां पर 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। जस्ट आउटसाइड द सरफेस चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द, ये रहा ना, नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल मतलब थीटा 90 डिग्री ही बनेगा, थीटा 90 डिग्री बनेगा। अब ऐसा क्यों? उसके पीछे का कारण समझो। हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन मान के चल रहे हैं, ठीक है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन मान के चल रहे हैं कि एक चार्ज क्यू है बेटा, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अनुसार समझने जा रहे हैं। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन से समझने जा रहे हैं। मान लीजिए यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आइडियली होना क्या चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नॉर्मल होना चाहिए, आइडियली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा वो समझ रहे हैं, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, 90 डिग्री पे ना होके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे, ठीक है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दोस्त, और ये किसी एंगल पे, मान लीजिए थीटा डिग्री के एंगल पे है, थीटा डिग्री के एंगल पे है, ठीक है सर। क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे? तुम्हें लगता है क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे? ठीक है, इसके दो कंपोनेंट हो गए। यहां से ऐसे मान लीजिए थीटा डिग्री के एंगल पे है, अरे दोस्त ऐसे,
ऐसे, ठीक है, ये ई। मान लीजिए ये कुछ एंगल पे है, तो क्या इसके दो कंपोनेंट होंगे? जी हाँ सर, एक थीटा के पास वाला और एक थीटा से दूर वाला। ये ई परपेंडिकुलर हो जाएगा और ई पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर ई परपेंडिकुलर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो और ई पैरेलल वाले को देखो। अगर ई पैरेलल हुआ तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन को ये चला के ले जाएगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर ये पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा बेटा। और अगर ये फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स लगा, तो ये इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भागने लग जाएगा, ऐसे चक्कर लगाने लग जाएगा। देखना क्या, अगर इलेक्ट्रॉन अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन मान के चल रहे हैं तो समझो कि इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे है, आराम से बैठा हुआ है, ठीक है, चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल पे हुई, परपेंडिकुलर ना होके एक थीटा एंगल पे हुई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक ई पैरेलल, एक ई परपेंडिकुलर। ई पैरेलल वाला है, परपेंडिकुलर को छोड़ दो, पैरेलल वाला है, वो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगाएगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल, डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन चलने नहीं लगेगा। हाँ यार, ये तो सोचे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा। ओ, इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा, चलने लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ऐसा बोलेंगे ना कि इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा। इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्लोस, ऐसा लिख देता हूं, चार्ज फ्लोस, रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज फ्लोस। अगर चार्ज फ्लो करने लगेगा बेटा तो काय का तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, गलत बात है, गलत बात है। हाँ, तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन तो होगी नहीं, तो ये तो बात गलत हो जाएगी। हाँ, तो ये ई पैरेलल वाला जीरो ही होना चाहिए। हाँ, ई पैरेलल वाला जीरो ही होना चाहिए। तो सर चला तो परपेंडिकुलर वाला भी सकता है। अरे मेरे दोस्त, परपेंडिकुलर वाला नहीं चला सकता, क्यों? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है इसके साथ, डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में भागना होगा तो ये ds के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। 9 डिग्री का एंगल, वर्क डन करोगे बेटा या फोर्स लिखोगे तो फोर्स Fs cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 नहीं लगा पाएगा, ये चला ही नहीं पाएगा। वो तो क्या चाहता है कि इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है बेटा सरफेस से बाहर आ जा, लेकिन क्या हो सकता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन अपनी सरफेस को छोड़ नहीं सकता। जीवन में एक बार उसको छोड़ सकता है लेकिन सरफेस को नहीं छोड़ सकता, वो इलेक्ट्रॉन है, ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। फिर कुछ और कहानी हो तो छोड़ देगा, लेकिन अभी तो नहीं छोड़ सकता। तो इसीलिए हम लिखेंगे क्या, बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को लिखना है अपने को। कैसे लिखेंगे समझते जाना कि चार्ज ऑफ अ क्यूब सिटिंग ऑन दिस सरफेस फील्स अ टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स अगर ऐसा हुआ तो इमेजिन E एट अ सरफेस हैज अ टू कंपोनेंट, अगर दो कंपोनेंट, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, यहां पर ई पैरेलल है और फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, ठीक है सर। दिस फोर्स मेक अ मूव, मतलब ये सरफेस के लोग इसको घुमाते जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन बेटा नहीं रहेगी और हम बोलेंगे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम चार्जेस आर रेस्ट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली नॉर्मल कंपोनेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट ही हो सकता है, ऐसा वाला कंपोनेंट ही हो सकता है, नहीं हो सकता ये कंपोनेंट, इस वजह से, ठीक है। ऐसे हर जगह पे बेटा 90 डिग्री बनेगा, याद रखना, हर जगह पे 90 डिग्री बनेगा। तो मैं अगर इसका अच्छे से एक डायग्राम बना दूं ना तो ऐसा होगा, देखो कि अगर इसके ऊपर चार्ज है, मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस 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 प्लस, अगर कोई चार्ज कंडक्टर है तो इसके ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस पे चार्ज है, तो मेरे दोस्त इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी, यहाँ से 90 डिग्री बनाती हुई, यहाँ से ऐसे 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 90 डिग्री बनाती हुई, ठीक है, ऐसे हर जगह पे ऐसे 90 डिग्री बनाती हुई, ऐसे हर जगह से 90 डिग्री बनाती हुई, ठीक है, ऐसे हर जगह से 90 डिग्री बनाती हुई। समझ पा रहे हो क्या इसको? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 90 डिग्री बनाती हुई, 90 डिग्री बनाती हुई, 90 डिग्री बनाती हुई, 90 डिग्री बनाती हुई। समझ पा रहे हो इसको? इनसाइड अभी भी बेटा इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी 0 ही है, दिमाग में रखना। आउटसाइड के लिए कहानी चल रही है। पक्का समझ पाए उस चीज को? समझ पाए उस चीज को? भूलोगे नहीं ना दोस्त?
जीवन भर भूलोगे नहीं ना, मतलब एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए। ये थियोरेटिकल चीजें है, आज की क्लास में मेजरली चीजें वो थियोरेटिकली है। कुछ क्वेश्चन हालांकि मैंने फिर भी ऐड किए हैं क्योंकि जरूरी है, क्वेश्चंस नहीं करोगे तो फिजिक्स कैसे पढ़ोगे, क्वेश्चंस करना जरूरी है, ठीक है। ओके ठीक है, ओके कैसे लिखना है वो भी चीज साथ साथ लाया हूं, तो डरना नहीं कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ओके, विनय पाटीदार, अंकिता, वैभव सिंह, रेणुका, सुहिता, जोया बेग, तन्मय, आदर्श, ठीक है। साथ साथ ऐसा लगे तो नोट करते जाना, छोटी मोटी बातें, या पीडीएफ बाद में डाउनलोड करके लिख लेना अच्छे से। ओके, फोर्थ पॉइंट समझना। फोर्थ पॉइंट, पहले तो मैं इस क्रम को मिटा दूं, ठीक है मिटा दिया। आगे वाले को भी मिटाना पड़ेगा क्या? हाँ, आगे वाले को भी मिटाना पड़ेगा। अरे यार, आज तो मेरा क्रम पूरा बिगड़ गया। ये फोर्थ पॉइंट, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को भी। क्या है यहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब ये ऐसा बोला गया है कि अगर कोई ऐसा चार्ज कंडक्टर है, ऐसे प्लस 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 चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके लिए मान लीजिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है, तो कहीं से भी पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठुशुम ठुशुम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठुशुम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठुशुम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड शुम, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल होगी सिग्मा से, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी से प्रोपोर्शनल होगी, सिग्मा से प्रोपोर्शनल होगी, ऐसा बता रहे हैं। देखो ये मैंने जानबूझ के यहां पर नॉन यूनिफॉर्म लिखा है, नॉन यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि वैलिड है दोनों केस में। यहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आप देख पा रहे हो और यहां पर देख पा रहे हो कि सर यहां पर बड़ी रेडियस है, यहां पर बड़ी रेडियस वाला गोला बन रहा है, यहां पर छोटी रेडियस वाला गोला बन रहा है, छोटी रेडियस वाला गोला बन रहा है, तो यहां पर सिग्मा कुछ अलग है, यहां सिग्मा कुछ अलग है, यहां सिग्मा कुछ अलग है, यहां सिग्मा कुछ अलग है, ठीक है सर, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों में अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा 1, यहां वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दोस्त, वो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा 2, ऐसा भी हो सकता है। अब हमें उसका रीजन देना है कि ऐसा क्यों, सिग्मा पे इसकी प्रोपोर्शनलिटी क्यों है। पहले समझा कि सिग्मा से प्रोपोर्शनल है बेटा, जितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो कॉमन सेंस भी है, वो तो कॉमन सेंस भी है, लेकिन क्यों ये प्रोपोर्शनल है उसकी बात करता हूं मैं, क्यों ये प्रोपोर्शनल है उसकी बात करता हूं, देखना ध्यान से, क्यों ये प्रोपोर्शनल है। तो मैं कोई भी एक काल्पनिक बेटा यहां से गाउसियन सरफेस पसंद करता हूं, ऐसा कुछ गाउसियन सरफेस पसंद करता हूं, ये रहा बेटा वो गाउसियन सरफेस, आपको याद होगा ऐसे शीट में भी मैंने किया था। यहां इनसाइड वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा 0 हो जाएगी, इस वाले के लिए, आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल रही है। सरफेस वाले के लिए आप देखोगे दोस्तों यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, सरफेस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, लेकिन इसका एरिया वेक्टर आएगा वो इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं गो स्लो अप्लाइंग गो स्लो अप्लाई करूंगा दोस्त इस गाउसियन सरफेस के लिए, तो इंटीग्रेशन E डॉट डी इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। अब देखो कर्व्ड वाले पार्ट के लिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ई कर्व्ड, एरिया कर्व्ड, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर नीचे की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भाग रहा है, ठीक है, ये DA या एरिया कर्व्ड, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, एरिया कर्व्ड, तो कोस 90 डिग्री, ठीक है सर, प्लस इसको 1 बोल दो, तो E1 एरिया 1, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही पहले वाले केस में 0 है दोस्त, तो एंगल की तो क्या ही बात करेंगे, ठीक है। तीसरा, इस वाले को तीसरा बोल दो, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ मिलेगी, एरिया भी कुछ मिलेगा, हाँ जी। चार्ज एनक्लोज्ड को सिग्मा इनटू ये छोटा सा एरिया जो भी है वो लिख लीजिए, ये छोटा सा एरिया जो भी है वो लिख लीजिए, हाँ जी सही है।
और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो तुम्हें क्या क्या चीज समझ में, ध्यान से देखना कि पहले वाले पार्ट के लिए, कर्व्ड पार्ट के लिए कोस 90 है, इस वजह से पूरा का पूरा पार्ट जीरो हो रहा है। दूसरे में इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, ये E1 ही जीरो है, इसलिए पूरा का पूरा जीरो हो रहा है। तीसरे के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर ज्यादा हुआ DA, ये दोनों ऊपर जाता हुआ तो थीटा इज इक्वल टू 0 हुआ, कोस जीरो की वैल्यू बेटा हो जाएगी 1। इस वजह से मिला क्या हमें, EA। तो EA इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन, सो यू विल गेट E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो आपको याद हो तो मैंने कंडक्टर के लिए पहले ही ये प्रूव करवा दिया था, पहले ही चैप्टर में मैंने ये चीज प्रूव करवा दी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट, ये पहले ही मैंने प्रूव करवा दिया था, किसी को याद हो तो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट, अगर किसी को वो चीज भी याद है तो यहां पर अप्लाई कर सकते हो। कंडक्टिंग शीट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और उसी की वजह से ये बात निकल के आ रही है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, इट इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। आया ये चीज पहले ही मैंने बता दी थी। अगर ये तुम्हें समझ में भी नहीं आया बेटा तो ये 11th नहीं, पहले चैप्टर का है, ऑलरेडी ये चीज बता दी है, ऑलरेडी ये चीज बता दी है। आया, याद आया? इस वजह से ठीक है। अब क्या दोनों जगह पे, ये पहले पार्ट की मैं बात करूं और इस जगह दूसरे पार्ट की बात करूं, क्या दोनों जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है? हाँ जी है। अब ये क्यों अलग अलग है उसकी बात भी बताऊंगा, लेकिन पहले समझ में आ रहा है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहां चार्ज कम लग रहा है, यहां चार्ज ज्यादा है। हालांकि चार्ज इक्वल है, लेकिन क्या है कि एरिया यहां पर ज्यादा हुआ, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी बेटा कम लग रही है। इसको सिग्मा 1 बोल दीजिए, इस तरफ सिग्मा 2 बोल दीजिए। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इसके लिए, E1 इस साइड के लिए, और इस साइड के लिए सिग्मा 2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये E2, ये E2। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो इसको? इसकी रेडियस कुछ अलग होगी, R1 मान लीजिए, इसकी रेडियस कुछ अलग होगी, R2 मान लीजिए। समझ पा रहे हो या नहीं? समझ पा रहे हो दोस्त या नहीं? समझ पा रहे हो या नहीं? ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया बेटा, गॉस लॉ अप्लाई किया है। गॉस लॉ अप्लाई किया, क्या किया, तीनों सरफेस को, ये पिंकी वाले को गॉस सरफेस बोला है, गॉस सरफेस का तीनों हिस्सा ले लिया। पहला वाला कर्व्ड एरिया, दूसरा वाला ये पहला वाला ये नीचे वाला ढक्कन, ठीक है सर, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य है। फिर बाहर वाले के लिए कर्व्ड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इस वजह से जीरो हुआ। तीसरे वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का बीच का एंगल भी जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इसलिए EA डायरेक्ट लिख लिया, EA डायरेक्ट लिख लिया। ऐसा समझ लीजिए, यहां पर हमने एक ऐसा कंडक्टर बना लिया, ऐसा एक गाउसियन सरफेस बना लिया। ये रहा वो गाउसियन सरफेस, ये रहा वो गाउसियन सरफेस, ठीक है, ये रहा वो गाउसियन सरफेस, ऐसे ऐसे देख पा रहे हो, देख पा रहे हो? इसको 1 बोला, इस वाले कर्व्ड सरफेस को 2 बोला और ऊपर वाले को 3 बोला। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किसके लिए मिलेगी? ये ऊपर वाले के लिए ही मिलेगी, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती हुई पता चलेगी। पहले ये दूसरे वाले के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी 90 डिग्री का एंगल बना लेगी, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर जो इसका है DS वो इस डायरेक्शन में, इस वजह से, ठीक है, 90 डिग्री बना लेगा। समझ पा रहे हो? इसको कैसे अच्छे से लिखते हैं, तो ये सारी बात लिखिए। टेक अ टाइनी गाउसियन पिल बॉक्स, यहां पर एक टाइनी गाउसियन पिल बॉक्स लेना है, ऐसे एक छोटा सा गाउसियन बॉक्स ले लीजिए। इसके लिए गॉस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। गॉस थ्योरम अप्लाई कर दोगे तो एक फेस के लिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मिलेगी? 0 मिलेगी, ठीक है सर। और साइड आर वेरी स्मॉल, मतलब दूसरी के लिए हम बात करेंगे तब फ्लक्स ऑलवेज, मतलब इस साइड से सबके लिए 0 0 मिल जाएगी, सबके लिए बेटा 0 0 मिल जाएगी। बस एक ही के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, तो हम EA डिवाइड बाय सिग्मा ए और एप्सिलॉन, सिग्मा ए इंटू करके डिवाइड बाय करके एप्सिलॉन नॉट, तो ए कैंसिल आउट हुआ, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मिलता है जस्ट आउटसाइड के लिए, ठीक है। किसके लिए? जस्ट आउटसाइड, E जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर, क्या मिला बेटा? सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन। और समझदारी वाली बात बेटा ये है कि सिग्मा इंटू ए क्यों आया, तो लिखना यहां पर कि सर चार्ज एनक्लोज्ड आता है ना फॉर्मूले में, तो चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन। चार्ज एनक्लोज्ड कितना है? सिग्मा, सिग्मा बेटा, सिग्मा इंटू ए।
चार्ज एनक्लोज्ड, यहां पर कितना चार्ज है, यहां पर कितना चार्ज है, यहां पर कितना चार्ज है, ये रहा वो चार्ज, यहां पर कितना चार्ज है, तो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ए। क्या आएगा समझ में? पक्का? ये थोड़ा डिफिकल्ट वाला पार्ट था, थोड़ा डिफिकल्ट वाली प्रॉपर्टी थी 4th नंबर वाली, लेकिन काम की थी, और वैसे समझाऊं तो ये ऑलरेडी मैंने बताई हुई प्रॉपर्टी थी, ऑलरेडी मैंने बताई हुई थी। ठीक है, ठीक है तृप्ति बेटा। चलो, विश्वास केशरवानी चेट क्यों हो रही है? साइकिल की सीट लग रहा है फोटो, कौन सा? और गलत नजर है तेरी, साइकिल की सीट लग रही है। देखो एक अच्छी बात बताता हूं, एक अच्छी बात बताता हूं, तुम्हें घबराता हूं। देखो ध्यान से, अब इसके बाद क्वेश्चन का सिलसिला शुरू होने वाला, ध्यान से देखना इसको। 4th लिखूंगा मैं 5th, इसका 4th है वो बेटा, हमारा 5th है। आगे भी 4th लिखा हुआ नहीं, ठीक है। देखना यहां पर बताया है क्या कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस, मतलब कि अंदर जितना पोटेंशियल है, अंदर इनसाइड में जितना पोटेंशियल है वो आउटसाइड सरफेस के लिए जितना पोटेंशियल होगा, वो सरफेस के लिए जितना पोटेंशियल है वो दोनों इक्वल होगा। अरे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? नियम कानून कुछ है कि नहीं? अंदर वाला बाहर वाला दोनों इक्वल कैसन हो सकता है रे? कैसन? क्या इनसाइड और आउटसाइड पोटेंशियल सेम? भाई इन्होंने बोला कि इनसाइड पे जो पोटेंशियल होगा वही सरफेस पे होगा, और सरफेस पे जो ही होगा वही इनसाइड होगा। ले बेटा, ये तो इक्वल की बात पे आ गए। ऐसा क्यों 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 क्यों? इसका रीजन समझाता हूं, देखो ध्यान से। मान लीजिए सरफेस वाले पॉइंट को S और इनसाइड वाले पॉइंट को I, ठीक है। क्या हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन, रिलेशन बिटवीन E एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इंटीग्रेशन ऑफ dV माइनस में E डॉट dr। बात तो आपकी सही है। कहां से कहां? सरफेस से इनसाइड जा रहे हैं, मान लीजिए सरफेस से इनसाइड जा रहे हैं, ठीक है। dV तो हम ऐसा लिख सकते हैं, पोटेंशियल dV तो डेल्टा V आ जाएगा, डेल्टा V यानी कि इनसाइड पोटेंशियल माइनस करके सरफेस पोटेंशियल, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, माइनस E डेल्टा R लिखो। लेकिन तुम्हें तो पता है ये चीज कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो है 0। ओ माय गॉड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये तो भूल ही गए हम लिखना। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लल्ला, तो हम क्या करेंगे? पूरा का पूरा 0 के इक्वल लगा देंगे। अब 0 के आगे माइनस साइन हो या प्लस साइन हो, क्या फर्क पड़ता है बेटा? 0 तो है 0 सबका हीरो, और जब आता है 0 सबको आता है मजा। क्यों? क्योंकि 0 को सोल्व करना आसान होता है। VS उस तरफ चला जाएगा तो VI इज इक्वल टू VS, तो हम लिखेंगे V इनसाइड इज इक्वल टू V सरफेस। वो खत्म हो गया बेटा, ये तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया, तो मैंने अब तक कितनी 4 प्रॉपर्टी पढ़ा दी है। पहली प्रॉपर्टी थी कि कंडक्टर के पास, भाई कंडक्टर के अंदर चार्ज को मूव करवाने की शक्तियां हैं, कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर है या चार्ज है तो चार्ज फ्लो कर सकता है, कंडक्टर की सरफेस पे आराम से इधर उधर तैर सकता है, भाग सकता है। इसी वजह से तो अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी है, तो तैर के सरफेस पे आ जाता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी थी कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ओके, ठीक है सर। तीसरी प्रॉपर्टी थी कि जस्ट आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ मिलेगी, और कितनी मिलेगी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट जितनी मिलेगी। ओह सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप एक्सटर्नली अप्लाइड कर रहे हो तो हमेशा वो 90 डिग्री पे मुड़ जाएगी, तो सरफेस के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। और 4th वाला पॉइंट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो कितनी होगी उसका आंसर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से मिला, कि सरफेस चार्ज डेंसिटी से प्रोपोर्शनल होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी से ये चीज प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, ओके। अब 5th प्रॉपर्टी ये थी कि भाई पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द कंडक्टर और सरफेस, हर जगह पे पोटेंशियल सेम ही रहेगा, अब बात करते हैं कितना रहेगा भाई, कितना?
अब क्वेश्चन ये आता है ना, कितना पोटेंशियल रहेगा मेरे लाल, कितनी ताकत रहेगी, तो वो डिराइव करते हैं एक बार। ठीक है, ठीक है। अतुल विश्वकर्मा, भाविका नाथ, आदित्य, करनाप्रीत, यहां तक की बात समझ में आई तो ठोको ताली, हटा सावन की घटा, लिख कमेंट सेक्शन में स्वाहा यहां तक की बात समझ में आ रही हो तो। ठीक है। अनुज बेटा पूरा डेरिवेशन करवाया कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन कैसे आया। हालांकि इसको पहले चैप्टर में हमने डिराइव भी कर दिया था, फिर भी वापस करवा दिया। बस आधा घंटा और चलेगी क्लास, ठीक है। अब हम बताने वाले हैं कि इस पे कितना पोटेंशियल होगा, कैसा पोटेंशियल होगा, वो बात बताने जा रहे हैं। देखना ध्यान से, कितना पोटेंशियल होगा। तो पहली बात तो एक शॉर्ट जो हमें पता है वो लिख लेते हैं कि इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, ये चीज मैं लिख लेता हूं। अब मान लीजिए जैसे हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, हम यही लिखते थे ना कि डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी या डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, या वर्क डन, ऐसा सीधा लिख देता हूं, वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज क्यू, ऐसा ही लिखते थे ना। हाँ, चार्ज क्यू ऐसा ही लिखते थे। ओए, या फिर मैं तो बोल रहा हूं कि ये सब क्यों करना, सीधा रिलेशन यूज करो ना, इंटीग्रेशन डीवी, ठीक है, माइनस साइन के साथ ई डॉट डी आर। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इनफाइनाइट से चार्ज को लेके आओ पी पॉइंट तक या सरफेस वाले पॉइंट तक, इनफाइनाइट से सरफेस वाले पॉइंट तक लेके आओ, इनफाइनाइट से सरफेस वाले पॉइंट तक लेके आओ। ये रिलेशन सबको पता है, अब इंटीग्रेशन करोगे व्हाट यू विल गेट vs माइनस वी इनफाइनाइट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन सबको पता है बेटा, अगर चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, अगर इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना Q, ठीक है, ये Q मान लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी राइट एज अ KQ डिवाइड बाय आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर मान लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए, एक्स स्क्वायर, तो ऊपर वाले को dx लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको आर स्क्वायर ही मानता हूँ, ठीक है, आर स्क्वायर। हाँ ठीक है सर, आर स्क्वायर। अब कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हो इसको, dr से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन कहाँ से कहाँ सर, इनफाइनाइट से इसकी रेडियस तक लेके आ रहे हैं, इसकी रेडियस कितनी है r, इसकी रेडियस कितनी है r, तो इनफाइनाइट से r डिस्टेंस लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से r डिस्टेंस लेके आ रहे हैं। ओके सर, क्या आप सबको पता है कि v इनफाइनाइट को जीरो, मतलब इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है, तो ये v इनफाइनाइट जीरो हो गया। बचा क्या, v सरफेस माइनस के क्यू को कॉमन निकालो, 1/r² डॉट डी आर। किस किस को पता है 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/r² का इंटीग्रेशन किस किस को पता है, किस किस को पता है 1/r² का इंटीग्रेशन, किस किस को पता है 1/r² का इंटीग्रेशन, किस किस को ये चीज पता है, -1/r होता है। आप इनफाइनाइट से कैपिटल आर आ रहे हो, माइनस माइनस साइन दोनों को खा जाएगी, ये के क्यू 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट हुआ जीरो, तो ये के क्यू बाय आर, पोटेंशियल फॉर अ सरफेस, पोटेंशियल फॉर अ सरफेस पॉइंट। और इंशाअल्लाह यही इनसाइड के लिए भी आ रहा है, वही इनसाइड के लिए भी आ रहा है। कह रहे समझ पाए कि नहीं समझ पाए, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये डेरिवेशन ऑल्दो पूछेंगे नहीं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें ये डेरिवेशन भी पता होना चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैपिटल आर, सॉरी यहाँ पर कैपिटल आर आएगा, क्योंकि कैपिटल आर तक लेके आ रहे हैं ना, हाँ यहाँ पर कैपिटल आर आएगा, कैपिटल आर आएगा, बस बस, सिंपल सिंपल। हाँ कैपिटल आर आएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे भाई तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, अगर एक ऐसा शेल दिया हुआ कि इसके ऊपर चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू है, रेडियस इसकी आर है, चार्ज क्यू है, तो
एक शेल थियरम ये बोलता है, शेल थियरम ये बोलता है कि इस चार्ज को है ना बेटा, इस चार्ज को सेंटर मान लीजिए, इस चार्ज को सेंटर मान लीजिए, चार्ज को सेंटर क्यू मान लीजिए, सेंटर पे रख दीजिए, और उससे कितने भी डिस्टेंस निकालना हो, जो भी निकालना हो बेटा, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए, उसके फॉर्मूले अप्लाई कर दीजिए। ये फॉर्मूले सही आ जाएंगे, ये फॉर्मूले सही आ जाएंगे। मतलब तुम्हें अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो राइट एज अ के क्यू बाई आर स्क्वायर। और अगर आपको पोटेंशियल निकालना है, और अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो इस पे पोटेंशियल भी आ जाएगा के क्यू बाई आर। तो ये शेल थियरम कहते हैं इसको, कि जो भी चार्ज है क्यू, उसको सेंटर पे मान लीजिए, चार्ज को सेंटर पे मान लीजिए, फिर आर रेडियस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वोल्टेज निकालना है, वो सब सेम आ जाएगा। इसको शेल थियरम बोलते हैं, शेल। अरे बेटा ठीक है, इसको शेल थियरम बोलते हैं। थोड़ी सी बात एक दिमाग में याद रख लेना, छोटी सी बात एक छोटी सी दिमाग में याद रख लेना, कभी कभी काम में आ जाएगा, कभी कभी काम में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एक अच्छी चीज बताता हूँ, अभी एक अच्छी चीज बताने वाला हूँ, तुम्हें क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। सर मेरी साइड पानी और बिजली ठंड तड़क रहे हैं, प्लीज छुट्टी कर दीजिए, मौसम सही नहीं है। लकी सिंह बेटा, तो मोबाइल बंद करो और एंजॉय करो। मैंने कौन सा तुम्हें बोला है कि पढ़ बेटा, नहीं नहीं पढ़ना है तुम्हें, एंजॉय। तुम्हें तो सुपरमैन की तरह सबको बचाने जाना है ना, तू नहीं रहेगा तो बचाने कौन जाएगा बेटा। बंद कर दो मेरे बेटा। लकी सिंह, लकी सिंह, क्लोज योर लैपटॉप और मोबाइल, चेंज योर क्लोथ्स, सुपरमैन की जैकेट जो भी है बेटा वो सब पहन लीजिए, और फिर आप लोगों को बचाने जाइए। ठीक है, घर पे पड़े रहने के लिए मत बंद करना, बाहर अगर जा रहे हो तुम लोगों को बचाने के लिए तो यू कैन क्लोज। ठीक है, ओके चलो। रांची में भी है, क्या बात है, बारिश हो रही है क्या सब जगह? यहां पर भी हुई थी, यहां पर भी हुई थी। कब पता है? सैटरडे को हुई थी अच्छी खासी बारिश। और उस दिन तो हुआ भी यह था कि मेरी 4 बजे क्लास थी, और 4 बजे में मतलब 4 में आधे घंटे की देर थी, तब से निकला था, तब से बारिश शुरू हो गई। ठीक है, ओके चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं क्या बताने वाला हूं कि चार्ज क्यू, अ चार्ज of a 6 microcoulomb is given to hollow metallic sphere। एक होलो मेटालिक स्फीयर को चार्ज दिया जा रहा है। ठीक है, एक होलो मेटालिक स्फीयर है। देखो पहले एक डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ, पहले अच्छे से डायग्राम में बताते चलता हूँ क्या क्या चीज़ है यहाँ पर। एक होलो मेटालिक स्फीयर है, ठीक है सर, इसकी रेडियस दे रखी है, हाँ रेडियस दे रखी है 0.2 मिलीमीटर, इसकी रेडियस दे रखी है कितनी है, 0.2 मीटर। और क्या है, फाइंड द पोटेंशियल एट सरफेस, सरफेस पे पोटेंशियल निकाला है, एंड सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर पे पोटेंशियल निकाला है। बहुत सिंपल सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। हमें कहां पर निकालना है, सरफेस पे पोटेंशियल। अब भी सीखा था बेटा, अब भी क्या अभी सीखा था, पोटेंशियल एट अ सरफेस, पोटेंशियल एट अ सरफेस के क्यू बाय आर, के क्यू डिवाइड बाय आर। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है ये रही 6 माइक्रोकूलम, तो 6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय आर। आर की वैल्यू कितनी है 0.2, 0.2 यानी 2 इंटू 10⁻⁻1। हाँ, तो यहाँ से 2 और 3 बच जाएगा। ठीक है सर, 9 3 27, 10⁻9 और ये -6, ये 10 हो जाएगा, 10 और ये 10⁻4, 10⁻4। तो मैं लिख सकता हूँ इसको कितना, 270 किलो वोल्ट। किलो वोल्ट को केवी लिख देता हूँ। क्या तुम्हें भी समझ में आया ये? अरे हरलीन बेटा, तुम तो पढ़ने वाले बच्चे थे, तुम्हें भी क्या ऐसा हो गया है? हाँ सादिया कुरैशी, बहुत बढ़िया बेटा, तुम तो पढ़ने वाले बच्चे थे, तुम्हें क्या हो गया है ऐसा कि तुम भी भागने लगे हो? फिर सेंटर ऑफ स्फीयर बेटा, किस सेंटर पे पूछे या कहीं पे भी पूछे, ये है तो इनसाइड पॉइंट ही, ये है तो इनसाइड पॉइंट ही, तो सेंटर पे पूछे या इनसाइड वाले कोई भी पॉइंट पे पूछे, सेंटर से 0.1 मीटर दूर भी पूछे तब भी वो इनसाइड पॉइंट ही है। तो इनसाइड पॉइंट है, उसके लिए सीधा सीधा जो भी सरफेस पे पोटेंशियल होगा वो सेम सेम लिख देंगे। कितना है, 270 वोल्ट, बस बन गया। सॉरी 270 केवी, किलो वोल्ट। ये सीबीएसई ने 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई ने 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, जीरो नहीं होगा लाल, जीरो नहीं होगा,
देखो अगर किसी को इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया तो एक बार इसको रिवाइज कर लेना, मैंने मैथमेटिकल टूल्स में ये चीज बताई हुई है। और अगर नहीं समझना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख लो, तुम्हारा काम यहीं से हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं, मतलब कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। तो मुझे तुम्हें करवाने से पहले थोड़ा डर भी लग रहा है कि क्वेश्चन तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन करवाना जरूरी भी है, ये क्वेश्चन करवाना जरूरी भी है, क्योंकि इससे बहुत क्लियरिटी बढ़ती है, क्वेश्चंस की क्लियरिटी बढ़ती है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि इसको ब्लैंक स्लाइड पे समझाओ, क्योंकि अभी तुम थोड़ा रो दोगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन में आधी जनता ऐसे लौट जाती है। लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहो तो 30 सेकंड दे रहा हूँ, 30 सेकंड दे रहा हूँ, एक बार देख लीजिए अच्छे से। कोशिश करना चाहते हो तो 30 सेकंड दे रहा हूं, एक बार देखो। क्या है कि 27 स्मॉल आइडेंटिकल वाटर ड्रॉप्स है, ईच हैव अ पोटेंशियल V। अब इसको कंबाइन करके एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है, बड़ा गोला बनाया जा रहा है, बड़ा स्फीरिकल ड्रॉप बनाया जा रहा है। तो बताइए इस बिग ड्रॉप का, बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा? जय 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 शिव, आयुष, ड्रैगम, रूबी, जस्मीन, प्रेम, शहनाज, आशुतोष, सृष्टि, शोयांक, जगीत। पोल लगा दो। सॉरी बेटा, पोल नहीं लग सकता क्योंकि मैं अकेला हूं। देखो 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 देखो, मैं पहले इसको समझाता हूं। तो कितने भी ड्रॉप हो हमें पता नहीं है, मैं तो बस यहां लिख देता हूं। देखो जितने भी ड्रॉप हो लिख दिया करो, उल्टी पेन ले सीधी पेन कर देता हूं। मान लीजिए यहाँ बहुत सारे ड्रॉप, एन ड्रॉप है, ठीक है, एन ड्रॉप। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आएगा बेटा और तुम्हें रुलाएगा, एन ड्रॉप, ठीक है। हर एक की रेडियस कुछ होगी, छोटा आर मान लीजिए, छोटी आर इसकी रेडियस है और छोटा पोटेंशियल, ईच की रेडियस कितनी है, छोटी आर, ठीक है सर। और वी पोटेंशियल क्या है बेटा, ईच का पोटेंशियल है वी। अब इसको सबको मर्ज करके बड़ा गोला बनाया जा रहा है बेटा। क्या बनाया जा रहा है? बड़ा गोला बनाया जा रहा है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। अब मैं है ना इस पोटेंशियल को वी स्मॉल लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसको वी स्मॉल लिख देता हूं, यहां पर लिखूंगा क्या, वी बिग। ओह, बड़े वाले का चार्ज, वी बिग, बड़े वाले का पोटेंशियल, बड़े वाले का पोटेंशियल वी बिग वाले का जो भी चार्ज है वो, और के क्यू बाय आर, आर भी बिग वाले की जो भी होगी वो। ओहो हो सर, ओहो, ठीक है। क्या सही है ये बात? सही है। अब तो मतलब क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि बड़े वाले का चार्ज कितना होगा। तो बेटा सुन, ये अगर एन ड्रॉप है, कितने ड्रॉप है, एन ड्रॉप है, तो एन का जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज इसका भी हो जाएगा। तो ये एन टाइम्स क्यू हो जाएगा। एक का चार्ज क्यू है, एक का चार्ज क्यू है, ठीक है, एक का चार्ज क्यू है, तो एन का चार्ज कितना हो जाएगा, एन क्यू हो जाएगा। ये भी बात सही है। ओ गोलू गोलू गोलू, गोला वाला क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। देखो तो एन क्यू हो जाएगा। बात जब रेडियस की आती है तब हमें जाना पड़ता है बचपन में। जब कभी बचपन होगा, उस बचपन में आपने सीखा होगा कि एन का वॉल्यूम मिला दो, मतलब सबका, पहले वाले का वॉल्यूम, दूसरे वाले का वॉल्यूम, सबका वॉल्यूम मिला दो, एन टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल, एन टाइप वॉल्यूम ऑफ स्मॉल। मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं, ध्यान से, एन टाइम्स क्या, वॉल्यूम किस वाले का, छोटे वाले का, इज इक्वल टू वॉल्यूम फॉर बिग। ये भी बात सही है। देखना ध्यान से, छोटे वाले का वॉल्यूम सर 4 पाई छोटा आर क्यूब, और वॉल्यूम लिख रहा है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पर बड़े वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। सर 4/3 सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, यहां से बनेगा कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू एन टाइम्स छोटा आर क्यूब। ओ सर, तो रेडियस इज इक्वल टू एन की पावर 1/3 और ये आर। ठीक है सर, तो यहां से रेडियस की इक्वेशन भी मिल गई। रेडियस हमें मिलेगा कितना सर, एन की पावर 1/3, एन कितना है, कितने नंबर ऑफ ड्रॉप है वो, ठीक है, इनटू करके छोटा आर। ठीक है सर, ओके। तो अब मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, ध्यान से देखना, के क्यू इज इक्वल टू एन क्यू। डिनोमिनेटर में बेटा आ जाएगा एन की पावर 1/3 और ये छोटा आर।
यहाँ पर n की पावर 1 है और ये n की पावर 1/3 है। क्या ये ऊपर जा सकता है? जा सकता है बेटा, क्यों नहीं जा सकता? जीवन में हर कोई ऊपर जा सकता है, जो नीचे आता है वो ऊपर जाता ही जाता है, तो ये n भी ऊपर जाएगा, तो n की पावर 1/3 वो माइनस हो जाएगी। हाँ जी, तो n के 1 - 1/3 लिखेंगे। हाँ, बाकी बचा क्या बेटा? k, q और छोटा r। अब k q बाई छोटा r, अगर कोई ईच का पोटेंशियल पूछेगा तो ये k q बाई छोटा r ही नहीं आएगा। ईच का पोटेंशियल पूछेगा तो k q बाई छोटा r ही नहीं आएगा। हाँ सर, k q बाई छोटा r ही आएगा। ठीक, एक बार पहली बार मैं समझा रहा हूं, इस वजह से ज्यादा समय लग रहा है। बाकी दूसरी बार के लिए आपको सीधा क्वेश्चन अप्लाई करना है, सीधा अप्लाई करना है। 1/3 कैसे हुआ बेटा? क्यूब रूट निकाला, इस वजह से 1/3 आया। 1 - 1/3 2/3 होता है, गिनवाने की जरूरत नहीं ना, बड़े बच्चे बन गए ना, बड़े बच्चे। ठीक है, के क्यू बाई आर मतलब छोटे वाले का पोटेंशियल, तो बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल मिलेगा, बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल मिलेगा कितना? n की पावर 2/3 इंटू करके छोटे वाले का पोटेंशियल, n की पावर 2/3 इंटू करके छोटे वाले का पोटेंशियल, n की पावर 2/3 डिवाइड बाय छोटे वाले पोटेंशियल। ठीक है, बस खत्म बेटा, खत्म। अब अप्लाई कर दीजिए हमारे कंसेप्ट में, बड़े वाले का पोटेंशियल कितना होगा? इज इक्वल टू n की पावर 2/3 और छोटे वाले, ये बार बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, बार, इसलिए मैं फॉर्मूला सिखा रहा हूं। 2 की पावर 3 मतलब कितना है? n की वैल्यू कितनी है? 27 की पावर 2/3। ओके, और स्मॉल वाले का पोटेंशियल कितना है बेटा? स्मॉल का पोटेंशियल दे रखा है v। ठीक है, तो इसको v ही लिख दो। अब 2/3 मतलब पहले इसका स्क्वायर करो या रूट निकालो, तो मैं तो ये बोलता हूं कि 27 का पहले क्यूब रूट निकालो, फिर उसका कर दो स्क्वायर, कर दो स्क्वायर। तो क्यूब रूट 3 × 3 = 2, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो यहां पर आ जाएगा 3। अब 3 का स्क्वायर तो 9v, आंसर आ गया। पहली बार प्रॉपर मेथड से मैंने आपको सिखाया है, फॉर्मूला डिराइव करके बताया है। अब जब कभी भी आपको शॉर्टकट में निपटाना हो, इसको एमसीक्यू में निपटाना हो, तो आप सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और आंसर निकालोगे। कितना आंसर आ रहा है बेटा इसका? 9v, जो बहुत सारे बच्चे ने पहले भी बता दिया था। बहुत बढ़िया। क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? अगर एमसीक्यू में आया तो फटाक से तुम कर देना, अगर एमसीक्यू में नहीं आया और प्रॉपर मेथड से आया तो तुम इस मेथड से आगे बढ़ जाना, लेकिन करना है ऐसा क्वेश्चन, याद रखना ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैं जब कैपेसिटेंस पढ़ाऊंगा ना, तब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वाह, तुम्हें समझ में आ गया तो बहुत बेहतरीन बात है। ऐसा ही एक और कड़क क्वेश्चन पढ़ाता हूं, कड़क क्वेश्चन, सेना तैयार हो जाना। कड़क क्वेश्चन एक और करते हैं। क्या है वो कड़क क्वेश्चन? ध्यान से देख, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि दो स्मॉल कंडक्टिंग बॉल से A एंड B, ठीक है सर, रेडियस इसकी R1 R2 है, मतलब मान लीजिए ये रही बेटा रेडियस इसकी R1 और दूसरे वाले की रेडियस R2, ये इसकी रेडियस R1 और दूसरे वाले की रेडियस R2। ठीक है, अब हुआ क्या दोस्तों कि पहले वाले के ऊपर चार्ज Q1 था, दूसरे वाले के ऊपर चार्ज Q2 था, लेकिन हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया। अगर इक्वल रेडियस होती, इफ रेडियस R1 इज इक्वल टू R2, देन आप क्या कर देते? नया चार्ज Q1 डेज, नया चार्ज Q2 डेज इज इक्वल टू क्या कर लेते? Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2, ऐसा कर देते। लेकिन यहां पर रेडियस इक्वल नहीं है, तो बताइए सर, दे आर कनेक्टेड इफ वायर, देन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर चार्जेस A एंड B इन इक्विलिब्रियम। तब इक्वेशन कैसे होती, तब इक्वेशन कैसे बनती? ये तो सिखाया ही नहीं था सर आपने। आप तो रेडियस सेम हो तब उसके लिए बताई थी ये बातें, रेडियस सेम हो उसके लिए चीज बताई थी, इनके लिए तो बताई नहीं है, बहुत बढ़िया, नवनीत कौर ने एकदम सही आंसर, सही कनेक्शन पकड़ा है कि चार्ज जब तक फ्लो होता है, चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। जब तक ये नया वाला पोटेंशियल, मतलब इसका पोटेंशियल V2 डेज और पहले वाले का पोटेंशियल V1 डेज, ये दोनों इक्वल ना हो जाए, तब तक चार्ज फ्लो होगा। क्या होगा? तब तक चार्ज फ्लो होगा। ठीक है सर, ध्यान से देख मेरे लाल वाल गोपाल, तो V1 डेज इज इक्वल टू K Q1 डेज डिवाइड बाय R1, V2 डेज इज इक्वल टू K Q2 डेज डिवाइड बाय R2। सर ये बात सही है। रेशियो ले लेते हैं, तो Q1 डेज डिवाइड बाय Q2 डेज
इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय R2। बात तो ये भी सही है सर, बात तो ये भी सही है। तो मैं यहां से फॉर्मूला बनाता हूं, देखना ध्यान से। Q1 डेज डिवाइड बाय Q2 डेज इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय R2। क्या अनुलोम विलोम ऐसा कर सकता हूं? डिनोमिनेटर में ऊपर वाले टर्म को ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में ऊपर वाले टर्म को ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में ऊपर वाले टर्म को ऐड कर दिया। ठीक है सर, डिनोमिनेटर में ऊपर वाले टर्म को ऐड कर दिया। तो Q1 डेज इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, और ये Q1 डेज प्लस Q2 डेज। एक बात मुझे बताओ, क्या दोनों केस में जो चार्ज मिल रहा है मैं उसका समेशन करूं तो इक्वल ही नहीं होगा? चार्ज तो कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है। तो पूरे सिस्टम के लिए अगर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए, मतलब पहले यहां पर 3 कूलम था, यहां पर 5 कूलम था, फिर दोनों पे 4-4 हो जाए, तब भी इक्वली तो है, तब भी इक्वली तो है। चार्ज तो कंजर्व्ड क्वांटिटी है। तो इस सिस्टम का समेशन चार्ज का और इस सिस्टम का समेशन चार्ज का क्या? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये दोनों इक्वली तो होगा। हाँ यार, ये दोनों इक्वल तो होगा। तो मैं लिख सकता हूं Q1 डेज इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन। तो इन शॉर्ट आपके पास फॉर्मूला आ गया कि अगर R1 रेडियस वाले के लिए लिखना है दोस्त, तो R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इंटू करके कर देंगे Q टोटल जो भी सिस्टम का है वो। और अगर दूसरे वाले के लिए लिखना है तो सिर्फ R1 की जगह पे R2 आ जाएगा, R1 प्लस R2, और ये आ जाएगा बेटा Q टोटल। Q टोटल ध्यान से देख लीजिए, ये फॉर्मूले भी काम के, और यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, आया? आया? करवा दिया था क्या मैंने ये? करवा दिया था क्या मैंने ये? करवा दिया था क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में करवा गए थे। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो नहीं बताया था ना, तो मतलब अगर यह चीज बता दी है तो एक नई चीज बताता हूं। देखो, और एक ध्यान से एक नई चीज बताता हूं। क्या? मेरी बात सुनना। डिंगी डिंगी, साइकिल की सीट, साइकिल की सीट। सॉरी बेटा अगर तुम्हें बोरिंग फील हो रहा तो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकता पढ़ाने के अलावा। ठीक है, देखना, यहाँ पर चार्ज एक भारी संख्या में है, एक अच्छी खासी संख्या में है। यहाँ पर चार्ज खुले खुले हैं, ऐसे खुले खुले हैं। ठीक है, खुले खुले हैं, खुले खुले हैं। ठीक है, लेकिन दोनों जगह पे पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा। पोटेंशियल फॉर अ सरफेस कांस्टेंट होता है। ठीक है सर, पोटेंशियल फॉर अ सरफेस कांस्टेंट होगा, दोनों के लिए सेम ही होगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड सर वो भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन, मतलब सिग्मा बाय एप्सिलॉन सेम ही है। हाँ, लेकिन यहां पर सिग्मा 1 हो सकती है, यहां पर सिग्मा 2 हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। ठीक है, सिग्मा दोनों जगह अलग अलग हो सकती है। क्या मैं लिख सकता हूं सिग्मा 1 इज इक्वल टू चार्ज Q1 डिवाइड बाय इसकी रेडियस मान लीजिए R1 हो, इसकी रेडियस मान लीजिए R1 हो। हाँ सर, ठीक है, तो Q1 डिवाइड बाय 4 पाई, स्फीयर जैसा बन रहा है तो R1 का स्क्वायर। और इस वाले की रेडियस, बहुत छोटे वाले सर्कल की रेडियस में बता रहा हूं, R2 का स्क्वायर। तो सिग्मा 2 इज इक्वल टू चार्ज Q2 डिवाइड बाय 4 पाई R2 का स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, क्या ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हाँ कि ना? क्या ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं? बस ये चीज बताना, हाँ कि ना, बस इतना ही। ज्यादा बकवास नहीं क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, नहीं, सिर्फ ये। अभी क्योंकि है ना, एक सोना मिलने वाला है आपको, सोनू बेटा सोना मिलने वाला है, तैयार हो जाना, नींद से उठ जाना। आज का सिचुएशन थोड़ा सा थियोरेटिकली है लेकिन काम का है। ठीक है सर, 4 पाई को कैंसिल आउट करो, ये Q1 डिवाइड बाय Q2 हुआ,
और दूसरा ध्यान से देखो तो R2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और ये R1 आएगा, तो R1 का स्क्वायर। क्या इतना समझ में आया? पहले सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 का रेशियो ले रहे हैं, सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 का रेशियो ले रहे हैं, ठीक है। दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखी, 4 पाई R2 का स्क्वायर, 4 पाई R1 का स्क्वायर, Q1 रेशियो लिया इसका, तो Q1 डिवाइड बाई Q2 और R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R1 स्क्वायर है। अब आपने ध्यान दिया हो तो मैंने ये चीज बताई हुई है, Q1 मतलब पोटेंशियल तो सेम सेम ही है ना हर जगह पे, तो पहले वाले का पोटेंशियल इज इक्वल टू दूसरे वाले का पोटेंशियल, ठीक है। तो पहले वाला KQ1 डिवाइड बाय R1, दूसरे वाला KQ2 डिवाइड बाय R2। तो कैन आई राइट Q1 डिवाइड बाय Q2, Q1 डिवाइड बाय Q2 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाय R2। बेटा कंडक्टर को इतना डीप में भारत के कोई भी टीचर ने नहीं पढ़ाया हुआ है, उतना डीप में जाके पढ़ा रहा हूं, सही में इतना लॉजिकली और इतनी सीक्वेंस के साथ, इतने अप्रोप्रिएट कि जो तुम्हारे लिए काम के क्वेश्चन है, वो साथ साथ फंडे हैं, वो साथ साथ फॉर्मूले, वो साथ साथ कंसेप्ट, वो साथ साथ एप्लीकेशन, वो सारी बताते चल रहा हूँ। इतना डीपली किसी ने नहीं पढ़ा है भारत के पूरे टीचर समाज में से। आप देख लेना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, मतलब जहाँ कहीं भी आप देख सकते हो देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर ध्यान दें, कंडक्टर वाली बात कहीं पे नहीं आई है, ठीक है। और ये सबसे कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है, हमारे सिलेबस के हिसाब से जो चीजें दे रखी है ना वो मेंशन नहीं है वहां पर, वो मेंशन नहीं है। मैं काम काम की बात कर रहा हूं जो एग्जाम में आती है, जो हमारी एग्जाम में आती है, वो बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, वो बात, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सीधी सीधी बात, मैंने भाई अनइक्वल डिस्टेंस वाला है, अनइक्वल इरेगुलर शेप का है, इरेगुलर शेप का है, तो इस वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी अनइक्वल हुई, ठीक है सर। सिग्मा 1 सिग्मा 2 का फॉर्मूला अप्लाई किया, लेकिन कितना भी अनइक्वल हो, लेकिन भाई पोटेंशियल तो सेम रहेगा, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल तो सेम रहेगा। अगर पोटेंशियल सेम है तो V1 इज इक्वल टू V2, Q1 डिवाइड बाई Q2 इज इक्वल टू R1 डिवाइड बाई R2 हो जाएगा। ये बात भी सही है सर। तो मैंने Q1 डिवाइड बाई Q2 की जगह पे लिख दिया R1 डिवाइड बाई R2, R1 डिवाइड बाई R2। बाकी सारी चीजें सेम लिखी, बाकी सारी चीजें सेम लिखी, R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, ठीक है, R1 का स्क्वायर। यहाँ पर सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2, काटापीटी कर दीजिए बेटा, R1 स्क्वायर और एक एक कट पिट जाएगा, तो बन जाएगा R2 डिवाइड बाई R1। तो सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू R1। तो सीधा सीधा ऐसा लिख सकता हूँ सिग्मा 1, या सीधा सीधा ऐसा भी लिख सकता हूँ बेटा, देखो 1 वाला है वो प्रोपोर्शनल किससे है, 2 वाले से, 1 वाला प्रोपोर्शनल किससे, यहाँ पर ऐसे 1 वाले से, तो सीधा लिख सकता हूँ सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रोपोर्शनल है R से, तो R छोटी तो सिग्मा ज्यादा है, सिग्मा ज्यादा मतलब चार्ज ज्यादा, चार्ज ज्यादा, ठीक है, वहां पर चार्ज ज्यादा होगा। अरे हाँ, और अगर R ज्यादा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वहां पर कम मिलेगी। इन शॉर्ट ये बता रहा हूं कि जहां पर रेडियस छोटी होगी ना, देखो ये R छोटा है, यहां पर R छोटा है, ये R स्मॉल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी अच्छी खासी मिलती है। अब जहां पर चार्ज ज्यादा होता है, सरफेस चार्ज ज्यादा, तो वहां पर समस्या आ सकती है। अगर बहुत शार्प कॉर्नर आ जाए तो शार्प कॉर्नर की रेडियस तो बहुत छोटी हो जाएगी। हाँ, R स्क्वायर था ना, तो ये देखो ना दोस्त, यहां एप्लीकेशन एक बताई तो सही, ये चीज देखो ना, यहां पर Q1 डिवाइड बाई Q2 के इक्वल हमने R1 डिवाइड बाई R2 किया, वो क्यों किया उसका रीजन भी देखो, यहाँ पर V पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, इस वजह से कैंसिल आउट हुआ है। सिग्मा का फॉर्मूला क्या है ये डाउट है उसका, सिग्मा का फॉर्मूला है चार्ज डिवाइड बाई एरिया, ठीक है, ये फॉर्मूला है, समझ पा रहे हो क्या। तो जहां पर चार्ज ज्यादा, जहां पर कॉर्नर होगा, कॉर्नर मतलब जहां पर इसकी रेडियस कम है, यहां देखो इसकी रेडियस कम है मेरे दोस्त, ये रेडियस देख इसकी कम है, रेडियस कम, R2 कम, तो वहां पर सिग्मा 2 ज्यादा है। इसलिए बताया था कि मैं बताऊंगा, थोड़ा वेट कर लेना, अच्छे से बताऊंगा इस चीज को। और जहां पर R1 बड़ा है वहां पर सिग्मा कम, सरफेस चार्ज कम है, सरफेस चार्ज कम है, और इसी वजह से जो आगे की 5th नहीं 6th नंबर की प्रॉपर्टी आ रही है, 6th नंबर की प्रॉपर्टी आ रही है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका लॉजिक मैंने पहले ही आपको क्लियर कट कर दिया, इसका लॉजिक मैंने आपको पहले ही क्लियर कट कर दिया कि जहां पर रेडियस छोटी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा,
कॉर्नर बनता होगा वहां पर सरफेस चार्ज अच्छा खासा होगा, वहां पर सरफेस चार्ज अच्छा खासा होगा। ठीक है, अब देखो एक समय से ज्यादा अगर सरफेस चार्ज हो जाएगा, एक समय से ज्यादा सरफेस चार्ज हो जाएगा, मान लीजिए ना कि सर हमने एक शार्प टर्न ले लिया, ऐसे एक शार्प टर्न, यहां पर एकदम गोला है और एकदम ऐसे ऐसे शार्प टर्न ले लिया। ठीक है, तो जहां पर शार्प टर्न लेंगे वहां पर चार्ज ऐसे एकदम से ज्यादा 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 देखने को मिलेगा। बाकी सब जगह ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहां पर रेडियस अच्छी खासी है वहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जहां पर बहुत छोटी रेडियस होगी ना दोस्त, वहां पर ये चार्ज बहुत ज्यादा होगा। अगर चार्ज बहुत ज्यादा तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत अच्छी खासी मिलेगी। चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अच्छी खासी मिलेगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी खासी मिलेगी तो हो सकता है कि वो आसपास के मीडियम को तोड़ने की कोशिश करे। ये एयर के मॉलिक्यूल है, ये एयर के मॉलिक्यूल है, इस एयर के मॉलिक्यूल को वो इन्फ्लुएंस करेगा। कैसे? देखो ये एयर के मॉलिक्यूल है, किसके मॉलिक्यूल है दोस्त? एयर के मॉलिक्यूल से, तो आसपास के मॉलिक्यूल को वो इन्फ्लुएंस करेगा। बेटा ध्यान से देखना, ये नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो सर ये एयर को पोलराइज कर रहे हैं, ये आसपास वाले मीडियम को, सराउंडिंग मीडियम को पोलराइज कर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं बेटा कि तेरा नेगेटिव मुझे दे, ले बेटा। ये कंडक्टर देख रहा है, कॉर्नर वाला कंडक्टर, ये भी इसलिए तुम्हें समझ में आ रहा है, कॉर्नर अट्रैक्ट कर रहा है एयर के मॉलिक्यूल को। हाँ यार, तो एक समय ऐसा, या एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड या एक ऐसी वैल्यू पे ये सामने वाले मीडियम को ब्रेक भी कर सकता है, ब्रेक भी कर सकता है। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि ये यहां से टूट टूट के दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बना ले, दूसरों के साथ कॉम्बिनेशन बना ले, दूसरों के साथ कॉम्बिनेशन बना ले। तो इसी चीज पे जुड़ी हुई बात है कि सर इन अ कंडक्टर चार्जेस आर फ्री टू मूव। ठीक है सर, अ शार्प पॉइंट और एजिस द चार्ज अक्यूमुलेट मोर। यहां पर शार्प टर्न जहां पर होगा वहां पर देखो चार्ज कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। देखो जहां पर बेटा शार्प टर्न होगा, कॉर्नर मिलेगा, वहां पर एक अच्छा खासा चार्ज तुम्हें मिलेगा। दैट क्रिएट्स वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नियर दिस पॉइंट। अब यहां पर क्या होगा, इट फील्ड बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ, ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि सराउंडिंग मीडियम को बेटा आयनाइज कर सकती है, पोलराइज कर सकती है, और इस आयनाइजेशन के तहत चार्ज है बेटा लीक होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक फट करके फैंट ऐसे ऐसे ग्लो, जैसे एक नहीं होता है स्पॉट, ब्राइट स्पॉट बनता है, वैसे ब्राइट स्पॉट बनता है। और इसी घटना को कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है, ओवर एंड आउट। इसी घटना को कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है। इसी घटना को कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो क्या दोस्त? तो बस यही था आज के सेशन में। अगर तुम्हें कुछ डाउट हो तो मुझे बताओ। अभी हालांकि कंडक्टर की प्रॉपर्टी कुछ बाकी है, लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि तुम्हें बहुत डिटेलिंग के साथ हर चीज पढ़ाई जाए। अभी भी कुछ कुछ चीजें बाकी है, लेकिन अगर तुम्हें मतलब कुछ भी चीज में आपत्ति हो तो मुझे बता दो, मैं फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ। कंडक्टर के लिए हमने पहले बताया था क्या कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। फिर बताया फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, अगर चार्ज दोगे तो वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ाया था क्या कि इनसाइड द कंडक्टर बेटा जीरो हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है सर, फिर बात कहानी को हमने बताया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगी सरफेस से। ठीक है, ये भी बताया। इसका डायग्राम, अगर चार्ज है तो ऐसे, और अगर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की जा रही है तो ऐसे, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की जा रही है तो वैसे, और अगर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तब भी ऐसे, लेकिन हर केस में 90 डिग्री ही 90 डिग्री होगा। फिर कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन होगी, वो बताया हमने, इसका डेरिवेशन भी किया। फिर हमने ये समझा था दोस्त कि हमने ये समझा था कि पोटेंशियल हर जगह पे इनसाइड द कंडक्टर और सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहता है। कितना रहता है उसका थ्योरम, शेल थ्योरम से एक चीज डिराइव की है, या फिर इंटीग्रेशन भी की है। दोनों मेथड से हमने की है। शेल थ्योरम से भी यही चीज की है कि पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे क्यूब आर, तो शेल थ्योरम का यूज करके भी हम बता सकते हैं। एनसीईआरटी में ये चीज है, ये प्रीफर की गई है, शेल थ्योरम प्रीफर किया गया। तो आप इस हिसाब से भी कर सकते हो। इंटीग्रेट अपने अंदर तो कीड़ा है समझाने का, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन वाली मेथड से भी समझा दिया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस किए कुछ छोटे छोटे, और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बोर्ड्स के लिए बहुत आईएमपी थे, वो वाले क्वेश्चंस किए। तो एक तरह से देखो तो आज के क्वेश्चन में, आज की क्लास में मैंने छोटे क्वेश्चंस किए नहीं, बहुत बड़े बड़े लेवल पे क्वेश्चन किए हैं। फिर समझा कि सिग्मा प्रोपोर्शनल टू आर क्यों है, एक क्वेश्चन समझा था जिसमें हमने फॉर्मूला भी डिराइव किया था। हाँ जी सर, हाँ जी सर। दूसरे में फॉर्मूला डिराइव किया कि सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर से, जहां छोटी रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगी वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी अच्छी खासी होगी। और बस यहीं पे हमने कोरोना डिस्चार्ज समझा के आज की क्लास की समाप्ति घोषणा कर दी है। हालांकि अब छोटे छोटे कंसेप्ट बाकी हैं, लेकिन वो अब अगली क्लास में करेंगे, वो भी आईएमपी कंसेप्ट है। ठीक है, तो बस ये अगली क्लास में करेंगे। बताओ कोई तुम्हारी असमंजसता वाला कोई भी पार्ट हो तो, कुछ भी
कुछ भी, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज हो तो बताओ। ये कोरोना डिस्चार्ज जैसे नहीं फैला था, वो अलग बात थी। खैर, तो बस यही थी आज के क्वेश्चन की बात। कुछ भी हो तुम्हें डाउट तो प्लीज बताइए, अदरवाइज हम आज क्वेश्चन का करते हैं अंत। मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखना। और कल के सेशन में आने से पहले आज का सेशन पढ़ के आना, तभी समझ में आएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखना, खुश रहना। और अभी मौसम थोड़ा उल्टा सीधा चल रहा है बेटा, तो खास करके खाने पीने में ध्यान रखना। ठीक है, बाय, लव यू ऑल।